फ्रेंड्स, मेरा नाम है साहिल शर्मा और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स के लास्ट लेक्चर में हमने फ्लूइड की प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखा था और जो हमने सबसे पहली प्रॉपर्टी पढ़ी थी वो थी हमारी डेंसिटी और हम उसको मास डेंसिटी भी कह सकते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी जो हमने देखी थी वो थी हमारी रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी, और एक प्रॉपर्टी जो हमने देखी थी थर्ड वो थी हमारी वेट डेंसिटी। नाउ अब हम अपने फ्लूइड की फोर्थ प्रॉपर्टी के बारे में देखेंगे, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे सेमेस्टर के साथ साथ हमारे गेट के एग्जाम्स के लिए न्यूमेरिकल बेस पे। तो सरफेस टेंशन को समझने से पहले डिटेल में सबसे पहले उसकी बेसिक चीज़ देखते हैं कि सरफेस टेंशन होता क्या है। सरफेस टेंशन किसी भी फ्लूइड के सरफेस पे लगता है और ये फ्लूइड मैंने आपको जैसे कि बताया था, फ्लूइड दो तरह के होते हैं, एक होता है हमारा गैस और एक होता है लिक्विड। तो जो सरफेस टेंशन का वर्क होता है वो हमारे लिक्विड सरफेस पे होता है, गैस के सरफेसिस पे नहीं होता। वो मैं आपको जब टॉपिक पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे तो बताऊंगा कि गैसेस में सरफेस टेंशन को हम क्यों नहीं लेते और फ्लूइड पर क्यों लेते हैं। तो सरफेस टेंशन को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मान लीजिए कि हमारे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर ये लिक्विड भरा हुआ है। ये जो फ्लूइड है ये लिक्विड फॉर्म में है और ये जो लिक्विड है और ये इसका क्या है, फ्री सरफेस है। इस कंटेनर का जो ये टॉप का सरफेस है ये इसका फ्री सरफेस है। तो इस कंटेनर में जो हमारे फ्लूइड की डिफरेंट डिफरेंट वो मॉलिक्यूल्स होंगे, यानी कि हर एक प्लेस पे अलग अलग मॉलिक्यूल होगा। तो हमने मान लिया कि यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है पॉइंट बी पर, ऐसे यहाँ पर भी एक मॉलिक्यूल है और एक फ्री सरफेस पर है जो फ्लूइड का सरफेस है। और ये फ्लूइड इस टाइम रेस्ट पोजीशन में, रेस्ट मतलब कि रुका हुआ है, उस फ्लूइड में कोई मोशन नहीं हो रहा है। तो जो फ्लूइड के सरफेस पे जो पॉइंट ए है वो पॉइंट ए और जो फ्लूइड के अंदर पॉइंट है वो पॉइंट बी, हम इन दोनों के बारे में डिटेल में देखेंगे कि सरफेस टेंशन लगती किस तरह से है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम पॉइंट बी की बात करते हैं। तो पॉइंट बी हमारे फ्लूइड के अंदर कहीं पे एक पॉइंट मॉलिक्यूल है और पॉइंट बी इस मॉलिक्यूल पर जो फ्लूइड लिक्विड के अंदर के जो दूसरे मॉलिक्यूल्स हैं उन मॉलिक्यूल्स के कारण एक अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है। जैसे कि मान लीजिए पॉइंट बी पर एक मॉलिक्यूल है और इस मॉलिक्यूल को इधर जो दूसरे मॉलिक्यूल्स हैं वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, और ये जो अट्रैक्शन का प्रोसेस होता है ये होता है कोहेशन के कारण। कोहेशन का टॉपिक हम बाद में डिस्कशन करेंगे कि कोहेशन होता क्या है। फिलहाल आप ये याद रख लीजिए, जो फ्लूइड के अंदर मॉलिक्यूल होता है वो अदर मॉलिक्यूल्स के द्वारा एक अट्रैक्टिव फोर्स अपने ऊपर लेता है और वो अट्रैक्टिव फोर्स होती है कोहेशन के कारण। ओके फ्रेंड्स, अब वहीं अगर मैं पॉइंट ए को देखूं तो पॉइंट ए में भी इस पॉइंट ए पर फ्लूइड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन पॉइंट ए के ऊपर की तरफ क्या कोई फोर्स लग सकता है फ्लूइड के मॉलिक्यूल से? नहीं लग सकता, क्योंकि पॉइंट ए के ऊपर जो सरफेस है उसमें तो हमारा कोई फ्लूइड या कोई लिक्विड नहीं भरा हुआ ना, वो तो एक एयर है या फिर कोई गैस हो सकती है बाहर। तो हम ये कह सकते हैं जो फ्लूइड के अंदर पॉइंट है या फ्लूइड के अंदर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे पे बराबर फोर्सेस लगाते हैं। मान लीजिए इस पॉइंट बी पे फोर्स अपवर्ड लगी, उतनी ही फोर्स नीचे भी लगी, इस बी के पॉइंट लेफ्ट में भी उतनी फोर्स लगी और इस पॉइंट बी के राइट में भी उतनी फोर्स लगी। तो ये सारी फोर्सेस मिलकर एक दूसरे का जो ओवरऑल फोर्सेस जो हो जाती हैं उनका सम जो है वो जीरो हो जाता है। तो इसलिए हम कह देते हैं फ्लूइड के अंदर के जो मॉलिक्यूल्स में जो फोर्सेस लगती है उनका समीशन या फिर उन सब फोर्सेस का सम जो है वो हमारा जीरो हो जाता है। और इसी फोर्सेस के जीरो होने को हम कह देते हैं सिमेट्रिकल पुल फोर्स, यानी कि ये सारी फोर्सेस एक सिमेट्रिकल बिहेवियर शो करती हैं। सिमेट्रिकल मतलब इस के अप में भी उतनी फोर्सेस और इस मॉलिक्यूल के नीचे भी उतनी फोर्सेस, इस मॉलिक्यूल के लेफ्ट में भी उतनी फोर्सेस और इस मॉलिक्यूल के राइट में भी उतनी फोर्सेस। तो इसलिए हम ये कह देते हैं कि फ्लूइड के अंदर ओवरऑल जो फ्लूइड कोई रेस्ट में हो तो उनके अंदर ओवरऑल फोर्सेस का जो सम है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती हैं और उन फोर्सेस का जो सम है वो जीरो के इक्वल होता है। अब बात करते हैं पॉइंट ए की। तो पॉइंट ए में देखिए फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स या लिक्विड के मॉलिक्यूल्स इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे और जो बाहर एयर है या फिर कोई गैस है वो इस पॉइंट ए के ऊपर एक फोर्स लगाएगी। तो ये सारी फोर्सेस, अब देखिए ये फोर्सेस अलग होंगी क्योंकि ये लिक्विड मॉलिक्यूल्स के कारण लगेंगी, और ये जो ऊपर से प्रेशर फोर्स गैस के कारण लगेगी या किसी एयर या एटमॉस्फेयर के कारण लगेगी उसका इफेक्ट अलग होगा। तो ये सारी जो मिलकर जो है वो सिमेट्रिकल फोर्सेस नहीं बना सकती। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये जो सब सारी फोर्सेस है मिलकर बनाती है एसिमेट्रिकल पुल फोर्स, यानी कि ये सारी फोर्सेस जो है एक उनका सम हम जीरो नहीं कह सकते, यानी समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस एट पॉइंट ए और एट फ्री सरफेस इज नॉट इक्वल टू जीरो।
ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आपको समझ आया होगा कि पॉइंट ए पर जो है हम फोर्सेस को सिमेट्रिकल क्यों नहीं ले सकते। सो फ्रेंड्स, ये तो होगी हमारी एसिमेट्रिकल पुल फोर्स। अब जो हमारी एसिमेट्रिकल पुल फोर्स जो हमारे एयर के कारण या एटमॉस्फेयर के कारण इस फ्री सरफेस के ऊपर लग रही है, उस एसिमेट्रिकल पुल फोर्स प्लस जो हमारे अंदर फ्लूइड या लिक्विड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो दोनों मिलकर इस फ्लूइड को स्ट्रेच करने की कोशिश करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे अपनी तरफ, और उसको हम एफ से भी दिखा सकते हैं। तो ये जो फोर्स एफ होगी वो एक तो जीरो के इक्वल नहीं होगी, क्योंकि ये इसका अलग अलग मैग्नीट्यूड रहेगा जो फोर्स बाहर एटमॉस्फेयर के कारण या एयर के कारण लगेगी, और जो फोर्स हमारी फ्लूइड के मॉलिक्यूल के कारण लगेगी। उन दोनों का समीशन जो है मिलकर इस मॉलिक्यूल को, इस फ्लूइड के सरफेस, फ्री सरफेस के मॉलिक्यूल को अंदर स्ट्रेच करने की कोशिश करेगा, उसे अंदर खींचने की कोशिश करेगा, और इसी प्रॉपर्टी को, इसी फिनोमिना को हम कहते हैं सरफेस टेंशन। तो आई होप आपको समझ आया होगा सरफेस टेंशन। आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार आपको फ्री सरफेस के बारे में एक बार डिटेल में बता देता हूँ कि फ्री सरफेस क्या होता है। तो फ्री सरफेस की बात करूं तो इट इज अ सरफेस विद कांस्टेंट नॉर्मल स्ट्रेस। एक तो इस फ्री सरफेस जो मोशन में ना हो, जो रेस्ट में हो, और फ्लूइड के सबसे ऊपर टॉप लेयर का जो सरफेस होगा वो होगा फ्री सरफेस, और फ्री सरफेस के ऊपर हमेशा जो फोर्स लगेगी वो उसके नॉर्मल लगेगी, इस तरह से नॉर्मल, यानी कि बिल्कुल 90 उसके 90 डिग्री एंगल पे, 90 डिग्री एंगल पे इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। ओके फ्रेंड्स, तो ये होती है हमारी नॉर्मल फोर्स। और ये जो हमारा प्रेशर, उसको हम नॉर्मल स्ट्रेस को, उस नॉर्मल स्ट्रेस को हम प्रेशर भी कह सकते हैं या फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कह सकते हैं। दूसरी जीरो शियर स्ट्रेस। जीरो शियर स्ट्रेस का मतलब क्या हुआ कि जो हमारा ये फ्री सरफेस है इस टाइम रेस्ट पोजीशन पे है, ये मूव नहीं कर रहा है कंटेनर के अंदर, और जो इस फ्री सरफेस के ऊपर जो शियर स्ट्रेस होगा या जो शियर प्रेशर या शियर फोर्स होगी वो जीरो होगी। शियर फोर्स क्या होती है, जो हमारे किसी चीज की टेंजेंशियल लग रही हो, उसको ऐसे मतलब क्रॉस करते हुए जा रही हो। मान लीजिए ये डस्टर है और इस डस्टर के ऊपर ये जो हमारा मार्कर है, इससे जो हम ये फोर्स लगा रहे हैं, इसको ऐसे घिसता हुआ जा रहा है। तो ये जो हम घिस रहे हैं इस चीज को हम जो कह सकते हैं ये शियर हो रहा है। शियर, दोनों आपस में टेंजेंशियल फोर्स लग रही है, उसको टेंजेंशियली ऐसे कट करते हुए जा रहा है। पर जब हमारा फ्लूइड या फिर हमारा लिक्विड जब रेस्ट में होगा, तो रेस्ट कंडीशन में ये कोई मूवमेंट नहीं हो रहा, तो इसका मतलब इसके ऊपर कोई भी शियर स्ट्रेस नहीं लगेगा। तो जीरो शियर स्ट्रेस, या फिर हम इसको ये भी कह सकते हैं कि नो टेंजेंशियल फोर्स। ओके फ्रेंड्स, नो टेंजेंशियल फोर्स ऐसे भी कह सकते हो आप। तो ये सारी बात हो गई हमारी सरफेस टेंशन की। अब बात करते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होगी सरफेस टेंशन की। सो डेफिनेशन ये है, फ्री सरफेस ऑफ अ लिक्विड बिहेव्स लाइक अ स्ट्रेच मेम्ब्रेन। यानी किसी लिक्विड का फ्री सरफेस जब स्ट्रेच मेम्ब्रेन यानी की तरह रिएक्ट करे। मेम्ब्रेन यानी कि उसके जितने भी हमारे मॉलिक्यूल्स हैं उस फ्री सरफेस के, पूरे की पूरी जो मेम्ब्रेन है वो स्ट्रेच हो, वो स्ट्रेच की तरह बिहेव करे, वो अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करे, उस चीज को हम कहते हैं सरफेस टेंशन। एंड इट ट्राइज टू मिनिमाइज इट्स एरिया अप टू मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंट। और जो वो इसका एरिया होगा फ्री सरफेस का, उसको वो अपने मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंट यानी कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम अपने आप को स्ट्रेच करने की, कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। और ये चीज आती है हमारी सरफेस टेंशन के अंडर, एंड दिस इज प्रॉपर्टी इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। तो फ्रेंड्स, ये सारी बात हो गई हमारी सरफेस टेंशन की। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। सरफेस टेंशन के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होता है वो होता है सरफेस एनर्जी का। और उससे पहले मैं आपको एक बार बता दूं कि सरफेस टेंशन का जो फॉर्मूला होता है मैथमेटिकली, वो होगा हमारा सिग्मा से हम इसको डोनेट करते हैं सरफेस टेंशन को। ये इसका सिंबल हो गया सरफेस टेंशन का, सिग्मा इक्वल्स टू फोर्स अपॉन लेंथ। यानी कि पर यूनिट लेंथ पर जितनी फोर्स हमारी होगी उसको हम सरफेस टेंशन कहेंगे। ये उसका फॉर्मूला होता है सरफेस टेंशन का। फोर्स हमारी होती है न्यूटन में, लेंथ होती है हमारी मीटर में। सो इसकी यूनिट बनती है जो हमारी सरफेस टेंशन की, वो होती है न्यूटन पर मीटर। ओके फ्रेंड्स, तो ये सारी बात हो गई हमारी सरफेस टेंशन की। चलिए अब हम अपने टॉपिक में आगे बढ़ते हैं सरफेस टेंशन के। अब ये सब तो हमने देख लिया
ये तो हमारा फ्रंट व्यू से हमने देख लिया कि सरफेस टेंशन को हमने समझ लिया क्या होता है। अब मान लीजिए इसी फ्लूइड को हम अगर टॉप व्यू से देखें, यानी कि ऊपर से देख रहे हैं, मान लीजिए कंटेनर सिलेंड्रिकल फॉर्म में है और इस सिलेंड्रिकल सरफेस को अगर मैं टॉप व्यू से देखूं यानी इसके ऊपर से देखूं तो वो कुछ इस तरह से दिखेगा सर्कल की फॉर्म में। अगर आप इसका टॉप व्यू देखेंगे तो ये इसका टॉप व्यू है। अब देखिए, अब टॉप व्यू में हम सरफेस टेंशन को किस तरह से दिखा सकते हैं। तो टॉप व्यू को दिखाने के लिए मान लीजिए ये हमारा सरफेस हो गया सिलेंडर के ऊपर का या फिर इस लिक्विड का फ्री सरफेस हो गया, और इसके ऊपर से इसको सरफेस टेंशन हम किस तरह से दिखाएंगे। अब मान लीजिए सरफेस टेंशन, ये हमारी सरफेस टेंशन फोर्स है जो कि पर यूनिट लेंथ के हिसाब से लग रही है और इस सरफेस पर इस तरह से लगेगी, यानी कि इसके सरफेस को मैंने आपको बताया था कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी। पहले तो एक मॉलिक्यूल था और पूरे सरफेस को इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी। तो जब हम इसे टॉप से देखेंगे तो हमें कुछ इस तरह से दिखेगा, ये इसका कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है ड्यू टू सरफेस टेंशन। ओके फ्रेंड्स, मान लीजिए कि इसने सरफेस, फिलहाल ये जो सरफेस था पहले विदाउट सरफेस टेंशन के बिना पॉइंट ए पर था, और जब उस पर सरफेस टेंशन एक्ट करी, जब उस पर सरफेस टेंशन हुआ या फिर जब उस सरफेस के ऊपर कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो वो अपने पॉइंट ए से पॉइंट बी पर आ गया। तो उस पॉइंट ए से पॉइंट बी पर आने के लिए मान लीजिए उसने कितनी लेंथ कवर करी, डेल एल लेंथ कवर करी। मान लीजिए कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जो उसने स्मॉल लेंथ कवर करी वो थी हमारी डेल एल, उसे हम डेल एल से डोनेट कर देते हैं। और हम जानते हैं कि जो हमारा वर्क होता है, वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय लेंथ। ओके फ्रेंड्स, ये हमारा वर्क का फॉर्मूला होता है जिसकी यूनिट हमारी जूल होती है। सो फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा वर्क डन। अब मान लीजिए इस वर्क में जो हमारी फोर्स है वो क्या थी, हमारी सरफेस टेंशन फोर्स मल्टीप्लाई जो उसको कॉन्ट्रैक्ट करने में जो हमने लेंथ कवर करी थी वो मैंने आपको कहा था कि हम डेल एल ऐड कर लेते हैं कि वो डेल एल है। सो जो है हमारे पास वर्क निकल के आया, इसी वर्क को हम कहते हैं सरफेस एनर्जी। इट इज सरफेस एनर्जी। अब चलिए इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं कि सरफेस एनर्जी की डेफिनेशन क्या होती है। तो ये है सरफेस एनर्जी की डेफिनेशन, द वर्क डन इन कॉन्ट्रैक्टिंग या फिर उसको स्ट्रेच करना या कॉन्ट्रैक्ट करना, इन कॉन्ट्रैक्टिंग द फ्री सरफेस इज सरफेस एनर्जी। ओके फ्रेंड्स, और इसकी यूनिट होगी हमारी जूल, बिकॉज वर्क की भी यूनिट क्या होती है, जूल। तो हमारी सरफेस एनर्जी की भी यूनिट क्या होगी, जूल। तो फ्रेंड्स, ये टॉपिक हो गया हमारा सरफेस एनर्जी का। अब हम देखेंगे कि हम सरफेस एनर्जी को सरफेस टेंशन की टर्म में किस तरह से दिखा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप यहां तक आपको समझ आया होगा। अब हम देखते हैं कि हम सरफेस एनर्जी को या फिर सरफेस टेंशन को सरफेस एनर्जी के फॉर्म में किस तरह से दिखा सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास सरफेस टेंशन का जो फॉर्मूला था वो था हमारा फोर्स अपॉन लेंथ। अब एक काम करते हैं, हमने जो डेल एल डिस्टेंस कवर किया था उसमें सरफेस एनर्जी में, ये वाला, इसको हम ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कोई मैथमेटिकली कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि डेल एल से डेल एल कैंसिल हो जाएगा, तो हमें दोबारा वही चीज मिल जाएगी। तो यहाँ पे हमने ऊपर और नीचे डेल एल से मल्टीप्लाई करा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे फोर्स की यूनिट क्या हो गई, न्यूटन। लेंथ की यूनिट क्या हो गई, मीटर। यहाँ पर लेंथ की यूनिट क्या हो गई, मीटर, और यहाँ पे लेंथ की यूनिट क्या हो गई, मीटर। सो न्यूटन मीटर अपॉन मीटर स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए सरफेस टेंशन में मैंने आपको बताया था जो हमारी ये जो न्यूटन इंटू मीटर है, इसमें न्यूटन किसकी यूनिट है, फोर्स की, और डेल एल किसकी यूनिट है, लेंथ की। तो डेल एल हमारी क्या है, लेंथ, और एफ क्या है, हमारी फोर्स। और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन मैंने आपको क्या बताया था, क्या होता है, सरफेस एनर्जी। फोर्स इंटू डेल एल हमारा क्या था, सरफेस एनर्जी।
यही था। तो यहाँ पर न्यूटन और ये क्या हो गया हमारा मीटर। सो न्यूटन मीटर मतलब क्या हो गया हमारा सरफेस एनर्जी, है ना फ्रेंड्स। और हमारा मीटर स्क्वायर किसकी यूनिट होती है, एरिया की। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम सरफेस टेंशन को सरफेस एनर्जी की फॉर्म में दिखाना चाहें तो सरफेस टेंशन की क्या डेफिनेशन बनती है, क्या फॉर्मूला बनता है, वो बनता है सरफेस टेंशन इज इक्वल्स टू सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। तो हमारी सरफेस टेंशन की यहां से एक और डेफिनेशन निकल के आती है कि सरफेस टेंशन इज इक्वल्स टू सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। तो यहां तक हमारा जो है सरफेस एनर्जी का टॉपिक कवर होता है। अब हम सरफेस टेंशन के 3 एप्लीकेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे जिससे हमें और डिटेल में पता चलेगा, जो कि हमारे न्यूमेरिकल्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो सरफेस टेंशन की 3 एप्लीकेशंस में तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि 3 एप्लीकेशंस कौन कौन सी हैं। सबसे पहली जो एप्लीकेशन हम देखेंगे वो देखेंगे हम वाटर ड्रॉपलेट। सेकंड हमारी होगी सोप बबल। और जो हमारी थर्ड एप्लीकेशन होगी वो होगी हमारी वाटर जेट आप बता देता हूँ आपको क्या होता है। वाटर ड्रॉपलेट तो आप समझ रहे होंगे कि पानी की बूंद हो गई। सोप बबल जो साबुन का जो बुलबुला होता है वो हो गया। और जो वाटर जेट होता है वो एक तरह का सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है, उसे हम सिलेंडर में मान लेते हैं, उसके अंदर पानी भरा होता है। तो ये होता है हमारा वाटर जेट। ओके फ्रेंड्स, तो वाटर ड्रॉपलेट से स्टार्ट करते हैं हम। तो मान लीजिए नंबर 1 वाटर ड्रॉपलेट है ये हमारे पास। इसको मैं एक स्फेरिकल फॉर्म में मान लेता हूँ। स्फेयर की फॉर्म में ये हमारे पास एक वाटर ड्रॉपलेट है, पानी की एक बूंद है। अब इस पानी की बूंद में फ्रेंड्स बाहर से कुछ प्रेशर लगेगा, एक्सटर्नल प्रेशर या आउटर प्रेशर लगेगा। इस पानी की बूंद में आउटर प्रेशर लगेगा, उसको मैं अपना PO से डोनेट करता हूँ। आउटर प्रेशर किससे लग सकता है, जो हमारे एटमॉस्फेयर में एयर है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है एक तरह से, वो जो प्रेशर लगेगा वो भारी प्रेशर होगा, उसको मैं PO से डिनोट करता हूँ। और जो वाटर ड्रॉपलेट के अंदर, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं पानी के अंदर के, वो भी अंदर कुछ फोर्स क्रिएट करते हैं, है ना। तो वो फोर्स जो होगी वो भी प्रेशर, और जो पर यूनिट एरिया पे जो वो फोर्स लगेगी उसको हम कहेंगे इंटरनल प्रेशर। तो वाटर ड्रॉपलेट के अंदर जो प्रेशर लगेगा वो इस तरह से लगेगा। तो ये होगा हमारा PI यानी कि इंटरनल प्रेशर ड्यू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ द वाटर ड्रॉपलेट। ये हमारा मॉलिक्यूल हो गया एक। और जो PO है प्रेशर ड्यू टू एटमॉस्फेयर और एटमॉस्फेरिक एयर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जो आउटर प्रेशर और इंटरनल प्रेशर है ये दोनों मिलकर एक एक्सेस प्रेशर बनाते हैं, यानी कि बाहर का प्रेशर और अंदर का प्रेशर, ये दोनों एक मिलकर एक दूसरे को, जब ये एक दूसरे को अपोज करने की कोशिश करेंगे, जब अपोज करेंगे तो ये दोनों मिलकर एक एक्सेस प्रेशर बनाएंगे जो कि इस फ्लूइड के अंदर लगेगा। उसको मैं P से डोनेट करता हूं या फिर उसको हम डेल P से भी डोनेट करते हैं। तो फ्रेंड एक्सेस प्रेशर एक तरह से क्या हो गया, एक्सेस प्रेशर को हम डेल P से या फिर P से डोनेट कर देते हैं, और एक्सेस प्रेशर इक्वल टू हो गया हमारा PI माइनस PO, यानी कि इंटरनल प्रेशर माइनस आउटर प्रेशर, ये दोनों प्रेशर जो एक दूसरे को कैंसिल आउट करके एक जो हमारे पास रिजल्टेंट प्रेशर आएगा उसको हम कहते हैं एक्सेस प्रेशर। और ये प्रेशर हमेशा हमारा इस ड्रॉपलेट के एरिया पर लगेगा, उसके सरफेस पर लगेगा। अब इसको और डिटेल में समझने के लिए मैं इसको बीच में से कट कर देता हूं सेक्शन वाइज। ये एक सेक्शन मैंने इसका कट कर दिया और इस सेक्शन को मैं इस तरह से दिखाऊंगा। मान लीजिए वाटर ड्रॉपलेट है, इसको हमने बीच में से कट कर दिया सेक्शन में, और ये सेक्शन हमने इस तरह से दिखाया। तो इस वाटर ड्रॉपलेट का ये जो सरफेस हो गया, अब देखिए ये जो एक्सेस प्रेशर है ये कहां पे लगेगा, ये लगेगा वाटर ड्रॉपलेट के अंदर की तरफ और उसके एरिया पर लगेगा। तो ये हो गया हमारा एक्सेस प्रेशर P। मैं इसको P से डोनेट कर रहा हूं, कई बुक्स में ये डेल P से भी डोनेट किया जाता है।
तो ये हो गया हमारा एक्सेस प्रेशर P। अब बात करते हैं कि फ्रेंड मैंने आपको बताया था सरफेस टेंशन भी तो लगेगी। जो सरफेस टेंशन है, अब जो पानी की जो ये स्फेरिकल बूंद है, इसके ऊपर एक सरफेस टेंशन भी लगेगी। और सरफेस टेंशन हमें पता है कि वो लेंथ पे लगती है, ना कि एरिया पर। तो हमारा जो एक्सेस प्रेशर है वो तो लगता है हमारा एरिया पर। प्रेशर होता है ना फोर्स पर यूनिट एरिया, यही तो फॉर्मूला होता है प्रेशर का। जो एक्सेस प्रेशर है वो तो लगेगा एरिया पर, और जो हमारी सरफेस टेंशन होगी, सरफेस टेंशन वो लगती है कैसे, लेंथ वाइज। तो मान लीजिए लेंथ इस टाइम इस पे क्या है, ये सरकमफ्रेंस जो हम देख रहे हैं ये इसकी लेंथ ही तो है। सरकमफ्रेंस जो होती है किसी भी उसकी स्फेयर की या फिर किसी सर्कल की, उसकी लेंथ कहलाती है सरकमफ्रेंस, जिसका होता है 2πr, है ना। तो ये हो गई हमारी सरकमफ्रेंस, और इस सरकमफ्रेंस पे हमारी क्या लग रही है, सरफेस टेंशन फोर्स। ओके फ्रेंड्स। अब तो फ्रेंड्स ये तो हो गया हमारा एक्सेस प्रेशर, और ये हो गई हमारी सरफेस टेंशन। अब जरा हम मैथमेटिकली एक्सेस प्रेशर की वैल्यू देखेंगे कैसे निकालनी है। तो अब हम देखें कि जो हमारा ये प्रेशर है, ये हमारे इस को जब हमने कट किया तो इसके एरिया पर लग रहा है, और ये एरिया एक सर्कुलर फॉर्म में है। तो एरिया ऑफ सर्कल हमारा होता है पाई आर स्क्वायर। तो P मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। तो ये तो हो गया हमारा फोर्स किसके लिए, जो हमारे एक्सेस प्रेशर के कारण लगेगा। इसे मैं फोर्स क्यों कह रहा हूं, क्योंकि फोर्स होता है, प्रेशर होता है हमारा फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स हमारा क्या होगा, प्रेशर इनटू एरिया। तो ये जो हमारी एक्सेस प्रेशर के कारण इसके एरिया के ऊपर जो फोर्स लग रही है वो होगी प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया, और ये एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर। अब फ्रेंड्स जो हमारी सरफेस टेंशन है वो इस ड्रॉपलेट को कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है, और वो सरफेस टेंशन जो है हमारी लेंथ पे लगती है, यानी सरकमफ्रेंस पे लगेगी, एरिया पर हम उसे नहीं दिखा सकते। तो इसके कारण जो हमारा लगेगी, हमारे जो इसको मतलब इसके अगेंस्ट, इसको एक्सेस फोर्स को जो अपोज करेगी उसके अपोजिट में जो लगेगी वो होगी हमारी सरफेस टेंशन, और इस पूरी लेंथ पे लग रही है। तो टोटल सरफेस टेंशन कितनी लग गई, इतने एरिया इतनी लेंथ पे होगी जो, और पूरी लेंथ की निकालनी है तो वो होगी हमारी 2πr। तो क्योंकि सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है हमारा 2πr। मैंने इन दोनों को इक्वल क्यों लिखा है, क्योंकि ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। ओके फ्रेंड्स। तो यहाँ पे अब मेरी एक्सेस प्रेशर की वैल्यू निकालने के लिए एक रेडियस से रेडियस कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो हमारी एक्सेस प्रेशर की वैल्यू हो जाएगी 2 सिग्मा अपॉन आर। तो फ्रेंड्स ये हो गया हमारा एक्सेस प्रेशर फॉर वाटर ड्रॉपलेट, यानी कि वाटर ड्रॉपलेट पे जो हमारा प्रेशर इंटरनल और आउटर प्रेशर को कैंसिल आउट करके निकलेगा उसकी वैल्यू निकालेंगे हम 2 इंटू सरफेस टेंशन अपॉन रेडियस ऑफ द ड्रॉपलेट। ये इस ड्रॉपलेट का हो गया रेडियस। तो फ्रेंड्स ये सारी बात हो गई हमारी वाटर ड्रॉपलेट की। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सोप बबल। सोप बबल को देखते हैं। फ्रेंड्स वाटर ड्रॉपलेट में तो हमारा क्या था कि जो ये स्फीयर मैंने लिया था उसके अंदर पानी था, पर सोप बबल में तो हमारे अंदर भी एयर होगी, बाहर भी एयर होगी। यानी कि इसके जो हम ये कह सकते हैं कि इस सोप बबल में जो हमारे फ्री सरफेसेस होंगे वो अंदर भी होंगे, क्योंकि अंदर भी एयर है, अंदर पानी नहीं है, इसलिए अंदर का जो सरफेस होगा ये भी फ्री सरफेस होगा, और जो बाहर का सरफेस होगा वो भी फ्री सरफेस होगा। तो टोटल नंबर ऑफ फ्री सरफेस कितने हुए हमारे वाटर इसमें सोप बबल में, टोटल नंबर ऑफ फ्री सरफेस हो जाएंगे इसके 2। ठीक है फ्रेंड्स। तो अब देखते हैं कि इसमें हम एक्सेस प्रेशर किस तरह से निकाल सकते हैं। अब मान लीजिए ये जो हमारा सोप बबल है, इसका जो बाहरी हिस्सा है, जो इसका एक्सटर्नल एरिया है, वो हमारा एक तो हो गया अंदर की लेयर, और एक हो गई बाहर की लेयर, और इसमें इस लेयर में हमारा सोप भरा हुआ है। इस सोप बबल में ये अंदर की लेयर हो गई, ये अंदर की सरकमफ्रेंस हो गई, और ये हो गई बाहर की सरकमफ्रेंस। ठीक है। तो और टोटल नंबर ऑफ फ्री सरफेस कितने हो गए, जो हमारा अंदर भी एयर है और बाहर भी एयर है, उनको मिला के हमारे टोटल सरफेसेस कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ फ्री सरफेस, टोटल नंबर ऑफ फ्री सरफेस हो गए हमारे 2। ठीक है। अब देखते हैं हम इसमें एक्सेस प्रेशर की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। तो वाटर ड्रॉपलेट की तरह ही इसका सेक्शन कट कर लेते हैं।
इसका हमने सेक्शन कट किया वाटर ड्रॉपलेट की तरह सेम टू सेम सोप बबल का। अंदर एयर है, बाहर भी एयर है, लेकिन एक्सेस प्रेशर हमारा सेम फिनोमिना से लगेगा उसके एरिया पर। ऐसी हमारी सरफेस टेंशन भी हमारी जो है उसकी सरकमफ्रेंस के ऊपर लगेगी। ये हो गई मेरी सरफेस टेंशन और ये हो गया मेरा एक्सेस प्रेशर। ये हो गई सरफेस टेंशन, ये हो गया एक्सेस प्रेशर। अब ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, तो जो हमारी एक्सेस प्रेशर होगा वो लगेगा किस पे, एरिया पर लगेगा। वो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, जैसे वाटर ड्रॉपलेट के केस में था। और जो हमारी सरफेस टेंशन होगी वो लगेगी एक तो हमारे एक्सटर्नल सरफेस पर और जो एक इंटरनल सरफेस पर। तो टोटल कितनी सरफेस टेंशन लग गई, 2, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय सिग्मा 2 इंटू सरफेस टेंशन मल्टीप्लाई बाय जो हमारी इसकी क्या होगी, सरकमफ्रेंस हो गई क्या, 2 पाई आर। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहां पर हमारा एक रेडियस से रेडियस कैंसिल पाई से। तो फ्रेंड्स जो हमारा एक्सेस प्रेशर होगा वो होगा P इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 2 हो गया 4, ये हो गया हमारा सिग्मा, और ये रेडियस इधर डिनोमिनेटर में चला गया, ये हो गया R। तो फ्रेंड्स ये हो गई हमारी एक्सेस प्रेशर की वैल्यू किसके लिए, सोप बबल के लिए। तो हमारा वाटर ड्रॉपलेट और सोप बबल का टॉपिक यहाँ कवर होता है। और थर्ड लास्ट टॉपिक जो हमारा इसमें है सरफेस टेंशन में, वो है हमारा वाटर जेट। ये हमारा लास्ट टॉपिक है वाटर जेट। वाटर जेट मान लीजिए एक हमारे पास कोई सिलेंडर है और इस सिलेंडर के अंदर पानी भरा हुआ है। अब इस सिलेंडर के अंदर किस तरह से हमारी फोर्सेस लगेंगी या किस तरह से हमारा एक्सेस प्रेशर लगेगा, किस तरह से हमारी सरफेस टेंशन लगेगी, उसको देखने के लिए मैं इस सिलेंडर को एक सेक्शन में काट लेता हूं। तो ये सेक्शन में कट करने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा हमें। ये हमारा वाटर होगा इसके अंदर। ठीक है, फ्रंट व्यू से कट करने के बाद हम देख रहे हैं, तो यहां पर जो हमारा एक्सेस प्रेशर होगा वो लगेगा किस पे, एरिया पर। एक्सेस प्रेशर किस पे लगेगा, एरिया पर। और जो हमारी सरफेस टेंशन होती है वो किस पे लगती है, लेंथ पर। तो ये लगेगी हमारी लेंथ पर क्या, सरफेस टेंशन, ऐसे यहां पर लगेगी। ये लेंथ हो गई हमारी क्या, मान लीजिए इसकी लेंथ L है, कट करने के बाद भी L ही तो रहेगी। ठीक है, और ये इसका हो गया हमारा रेडियस RR। तो टोटल रेडियस कितना हो जाएगा यहाँ पे, इसे कट करने के मतलब मान लीजिए जब हम इसको जोड़ देंगे तब, अभी तो हमने कट करा है तो 1 R है, और जब जोड़ देंगे टोटल कितना हो जाएगा, 2R। ये हो गया हमारा 2R। ठीक है, और ये लग रही है हमारी सरफेस टेंशन, और अंदर एरिया पर हमारा क्या लग रहा है, एक्सेस प्रेशर। तो अब ये दोनों एक दूसरे को किस तरह से कैंसिल आउट करेंगे, तो प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया कितना होगा, ये हो गई हमारी लेंथ, और ये हो गया हमारा क्या, रेडियस, यानी कि 2R। तो ये हो जाएगा L मल्टीप्लाई बाय 2R इक्वल टू, कैंसिल कर रहे हैं तो इसलिए इक्वल में रखा, एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, तो वो हो गया हमारा सिग्मा। और सिग्मा हमारा किस पे लगा, एक लेंथ ये हो गई, एक लेंथ ये हो गई, तो ये हो गया सिग्मा मल्टीप्लाई बाय L, एक यहां लगा, प्लस में सिग्मा मल्टीप्लाई बाय L, यानी कि सिग्मा इंटू लेंथ एक ये हो गया और एक सिग्मा इंटू लेंथ ये हो गया, दोनों को आपस में प्लस कर दिया तो क्या हो गया, 2 ब्रैकेट में ले लेंगे इंटू सिग्मा इंटू L, 2 मल्टीप्लाई इक्वल टू में हमारा क्या है, P मल्टीप्लाई बाय L मल्टीप्लाई बाय 2R। इस चीज को मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ आगे। तो यहाँ पे लिखा हमने P मल्टीप्लाई बाय L मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय R, और ये हो गया हमारा 2 मल्टीप्लाई बाय सिग्मा मल्टीप्लाई बाय L। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, और ये हो गया हमारा P मल्टीप्लाई बाय L इक्वल्स टू सिग्मा मल्टीप्लाई बाय L। L से L कैंसिल हो गया, तो हमारे पास P की वैल्यू क्या आ गई, सिग्मा। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो गया हमारा एक्सेस प्रेशर की वैल्यू वाटर जेट के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा, और आज हम अपने टॉपिक को यही खत्म करते हैं।
और कल हम अपना थर्ड लेक्चर शुरू करेंगे जिसमें हम और प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखेंगे। सो मेरी और मेरी टीम की तरफ से आप सभी को थैंक यू। सो फ्रेंड्स, और हाँ सॉरी, यहाँ पे जो है हमारी ये जो रेडियस है ये नीचे डिनोमिनेटर में चला जाएगा और एक्सेस वैल्यू की हो जाएगी, हमारी एक्सेस वैल्यू हो जाएगी